पिछले क्लास में हम लोग मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज ये 3 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है नॉर्मलता। एक्चुअली में इसके बीच में हम लोगों का काफ़ी दिनों का गैप हो गया। कारण ये है कि हमारा थोड़ा सा जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में ड्यूटी ज़्यादा था, उसी में बिजी थे, जिसके कारण आप लोगों को वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे नॉर्मलता पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपको हम बताए कि मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज निर्भर करता है मोलों की संख्या पर। कि किसी भी विलयन के 1000 मिलीलीटर में जितना विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होता है उसको मोलरता कहते हैं, और विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और किसी विलयन में एक अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। पिछले क्लास में आपको जो भी बात हम पढ़ाए उसमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट था। हम चाहते हैं कि उसको पहले हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। आप लोग सभी को हम बोलते हैं कि जिस तरह का भी आपके अंदर अगर फीलिंग हो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको डालें। कुछ बात अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट डे हम उसको डील कर लेंगे। आप उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो का जो कमेंट था इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए। एक 2 स्टूडेंट का था कि सर हमको इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बनाने में कठिनाई हो रही, जो मोलरता और मोललता से संबंधित है उसके न्यूमेरिकल्स बनाने में हमको परेशानी है। कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट था, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर नेक्स्ट वीडियो कब डाला जाए। एक्चुअली में नेक्स्ट वीडियो डालने में देरी होने का कारण, जैसा कि आपको हम बताया कि हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के कारण थोड़ा सा हम ज़्यादा बिजी थे, जिसके कारण हमको क्लास लेने में परेशानी हुई। एक्चुअली में कुछ कन्फ्यूजन्स जो आम पब्लिक के बीच में है, जिसके कारण मेडिकल टीम या जो उससे रिलेटेड लोग हैं उनको काम करने में दिक्कत हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, और इसमें सभी लोगों को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, सब कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन कुछ समाज में गलत लोग होते हैं जो जानते कम हैं, अपनी वैल्यू अधिक दिखाना चाहते हैं, इसलिए गलत तरह के अफवाह व्हाट्सएप के द्वारा या दूसरे माध्यम से फैलाते हैं, जिसके परिणाम में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को भी अब मालूम हो गया होगा, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कोविड-19 एक्चुअली में एक तरह का वायरस है, और उसके कारण डिजीज यहाँ पे फैलता है। पूरे वर्ल्ड वाइड है ये, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ हमारे यहाँ है, पूरी दुनिया में इससे लोग परेशान हैं। और इस चीज से लड़ने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाना चाहिए। आपको पता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग जो है 14 डेज, यानी जिसको अगर बीमारी होगा, यानी वायरस उसके शरीर में गया और फर्स्ट सिम्टम लक्षण आने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 14 डेज का। ये ऐसा अभी तक मानना है, मोस्टली जो है वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि इनका
14 डेज के बिटवीन जो है लक्षण आने लगते हैं और दिख जाता है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ऐसा है, जबकि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो लक्षण दिखाए ही, नहीं भी हो सकता। निर्भर करता है कि जिसके अंदर ये वायरस इंटर किया है उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हो सकता है कि वायरस आए भी, वायरस शरीर लड़ करके उसको समाप्त कर दे और उसके ऊपर कोई लक्षण नहीं आता। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हैं तो गवर्नमेंट नियम बनाए कि उसको 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाए, क्योंकि अगर उसके अंदर ये वायरस रहेगा तो उतने दिनों में लक्षण आ जाएगा, दूसरे लोग जो है उससे बच जाएंगे। फर्दर जो उसके लिए वहां पे प्रिवेंशन बचाव किया करना होगा वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का इलाज केवल बचाव है, कोई दवा अभी तक आया नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसलिए जितना बच के रहेंगे उतना ही हम लोगों के लिए बचने की संभावना है, अदरवाइज कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छी बात, पॉजिटिव चीज ये है कि इसका मोर्टेलिटी कम है, मरते कम लोग। अभी तक जो है मोर्टेलिटी यानी मरने की दर जो है, अगर 100 आदमी को अगर पॉजिटिव हुआ है तो उसमें से 2 या 4 या कहीं 6 इस तरह से लोगों की मृत्यु है, लेकिन मरता तो है। अगर जिसके बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, अंदर से अगर कमजोर है, तो वायरस उसके ऊपर ज्यादा अच्छा अटैक करता है और फाइनली उसका पूरा लंग्स वगैरह डैमेज कर देता है। इसलिए अधिक आयु के लोगों में और बच्चों में ये अधिक प्रभावित करता है। अभी जैसा कि आपको हम बताया कि हम थोड़ा सा बिजी थे, उसमें कारण यही था कि कुछ लोग बिहार में बाहर से हमारे हॉस्पिटल के आसपास के लोग भी आए हुए थे, तो उनको क्वारंटीन करना, उसको साथ में देखभाल करना, फिर जब 14 डेज हो जाए तो उसको डिस्चार्ज करना, ये सारे ड्यूटीज वहाँ पे लगे हुए। इसमें स्पेशली जो है कठिनाई उस समय आ रही है जब पब्लिक सपोर्ट ना करे। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी तो ऐसा केस हुआ कि बाहर से लोग आए हैं और बताने को तैयार ही नहीं, आसपास के लोग बता रहे हैं कि हाँ ये बाहर से आया। उनके लिए मालूम हुआ कि उनको वहाँ देखने के लिए 12 बजे रात तक में जाकर उनको वहाँ पर देखते थे कि हाँ आप कहाँ से आए, उनको पकड़ करके फिर क्वारंटाइन में डालने की कोशिश की। ये केवल अफवाहों के कारण कि क्वारंटीन में ये होगा वो होगा, जबकि कुछ नहीं होता। सिंपली जैसे आप घर पे रहते वैसे ही क्वारंटीन में भी वहाँ पे रहते। वहाँ बस केवल ये है कि जितना भी नियम है इस डिजीज से बचाव के लिए उसका वहाँ पे पालन कराया जाता है, यही है वहाँ। तो इसलिए आप लोग भी अपने पास, अपने घर के पास अगर रहें, कोई बाहर से लोग अगर आए तो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करें कि हाँ, या फिर अगर अपने खुद अगर कहीं अगर गए हैं तो कोऑपरेट करें वहाँ पे अस्पताल कर्मी को या फिर दूसरे स्टाफ्स को कि हाँ भाई हम आए। तो वहाँ कुछ नहीं करना है, बस 14 डेज अपना सेपरेट रहना है, सब कुछ ठीक रहा फिर घर जाइए, आप अपना एज यूजुअल वहाँ पे काम कीजिए। तो ये सारे मेडिकल टीम के अभी काम है और उसमें हम भी इंक्लूडेड थे और इसलिए हम लोगों के क्लास लेने में प्रॉब्लम हुई। तो कमेंट रेगुलर आ रहा था, अच्छा था, मुझे लगा कि हाँ भाई चलिए आप लोग कमेंट दे रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास कब होगा। परेशान थे, हैरान थे, लेकिन परेशानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हैं, हम भी परेशान थे। हम भी चाह रहे हैं कि हाँ आपको पढ़ाई जाए, लेकिन ये सोच रहे हैं कि चलो कम से कम इधर से निपट जाएगा तो फिर आपको उधर हम एक्स्ट्रा टाइम दे करके भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी उसी में से टाइम निकाल कर हम अपना इधर से फिर वीडियो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि हम रेगुलरली जो है आपको डालें। अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी अगर ना हुए तो हम टाइम निकाल करके कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो यहाँ पर डाल दिया जाए ताकि आपका पढ़ाई भी यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहे। इसलिए फिर आपको बताया कि वीडियो को ध्यान से देखिए और देखने के बाद जैसा आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम लोगों को लगे कि हाँ एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिल करके पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर कमेंट था हम लोग का कि सर उससे संबंधित न्यूमेरिकल नहीं बनता। एक्चुअली में पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी से संबंधित हम लोग बात पढ़े, हम लोग न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन नहीं किए। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कैसे आंकिकी प्रश्न उसके अंदर बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। और जब हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ हमको अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा।
आप इसके लिए इत्मीनान रखें। तो देखिए, एक टॉपिक हम लोग का यहाँ पर ये जो बचा हुआ है नॉर्मलता, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और नॉर्मलता कंप्लीट करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और भी हम बता देंगे, कुछ एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी आपको बता देंगे ताकि और आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ देखिए, नॉर्मलता हम लोग बात कर रहे थे विलियन से संबंधित, कि विलियन अगर हम लोग लेते हैं और इस विलियन में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं विलायक, और उसको छोड़कर जितने भी पदार्थ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं विलेय। जिस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक है उसे हम लोग कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा मतलब कम है, या कहिए कि विलायक को छोड़कर जितने भी चीजें हैं सभी के सभी होते हैं विलेय। विलायक एक रहता है, विलेय एक से अधिक हो सकता है, किंतु हम लोगों के सिलेबस के अनुसार उसी प्रकार के विलियन का अध्ययन करना है जिसमें केवल दो अवयव हैं, यानी एक विलायक रहेगा, दूसरा विलेय रहेगा। अब नॉर्मलता से संबंधित एक नया टर्म हम लोगों को यहां पर देखना होगा, और वो इंपॉर्टेंट हम लोग को यहाँ पे है, थोड़ी सी परेशानी इसमें होती है। ऐसे बिहार बोर्ड में नॉर्मलता से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आता है, आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। हाँ, किसी किसी बुक में ये दिया हुआ है, इसलिए आपको हम इसको पढ़ा दे रहे हैं ताकि कहीं आए तो आपको समझ में आ जाए, या कॉम्पिटिटिव बुक वगैरह अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ नॉर्मलता। अदरवाइज हम लोग को बोर्ड में क्वेश्चन पहले नहीं, आप 10 साल 12 साल का क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके लिए आप इत्मीनान रखें। तो नॉर्मलता यहाँ पे कहता है कि निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलियन के 1000 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मतलब ये है कि हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलियन के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर आप कह सकते हैं में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो यहां देखिए, हम इसको लिख दिए हैं। आपको अगर देखने में अगर हो सकता है किसी को धुंधला अगर दिखाई पड़े तो हम बोल दे रहे हैं, उसी के अनुसार अपना नोट कर लीजिएगा कि निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलियन के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब नॉर्मलता का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या और बटा में हो जाएगा विलियन का आयतन, और ये होना चाहिए लीटर। यदि नॉर्मलता हम लोग ज्ञात करते हैं और इसमें विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक की संख्या दिया हुआ रहे, विलियन का आयतन अगर दिया हुआ रहता है तो उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला ये लगाते हैं। विलियन का आयतन अगर लीटर में दिया हुआ रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, किंतु अगर यहाँ पे विलियन का आयतन मिलीलीटर में अगर दिया हुआ रहता है
तो हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाते हैं। नॉर्मलता n बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता n बराबर W/m गुना 1000 बटा V, और ये V जो होना चाहिए वो मिलीलीटर, W/E गुना 1000 बटे V ml यहाँ पर हो जाएगा। जिस तरह से मोलरता में हम लोग निकाले थे कि मोलरता बराबर W/m गुना 1000 बटे V, उसी प्रकार से यहाँ नॉर्मलता के लिए W/E गुना 1000 बटा V। अब देखिए आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई की बात है, प्रॉब्लम है, उसको हम लोग यहाँ डील कर लेते हैं, आगे भी प्रॉब्लम हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा, फिर हम इस पे संबंधित क्वेश्चन आपको कराएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि n क्या है। n जो हम लोग देख रहे हैं ये नॉर्मलता को बताता है। n से हो गया नॉर्मलता, बड़ा ब्रैकेट मुख्य रूप से सांद्रण को व्यक्त करता है। W बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कह सकते हैं, और E बराबर हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। V है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए मिलीलीटर। अब देखिए आपके लिए जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगा, जो आपको कठिनाई दे सकता है, दिक्कत देगा, वो आपका है ये तुल्यांकी भार। तो देखिए तुल्यांकी भार एक बड़ा टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, जो 11th क्लास में पढ़ना है। वो भी आप लोगों के सिलेबस से तो अब वो भी वहां से भी हटा दिया गया है, बट एक्चुअली में वो उसी सिलेबस के अनुसार था। हम लोग अगर यहाँ देखें तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार को आप यहाँ पे देख सकते हो, दो तीन तरह से हम लोग देखते हैं तुल्यांकी भार, जिसका उपयोग हम लोगों को आता है। परिभाषा के अनुसार हम लोग कहते हैं कि तुल्यांकी भार किसी पदार्थ का वह भार है जो किसी यौगिक से हाइड्रोजन के 1 ग्राम को विस्थापित करता है, या उतने ही द्रव्यमान को, या हाइड्रोजन के उतने ही द्रव्यमान के साथ संयोग करता है। क्या मतलब? किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ संयोग करता है, या 1 ग्राम को किसी यौगिक से विस्थापित करता है, उसे हम लोग तुल्यांकी भार कहते हैं। ऑक्सीजन की तुलना में अगर बात करें तो किसी पदार्थ का वह भार जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ संयोग करता है या उतनी ही भार को विस्थापित करता है, उसे हम लोग तुल्यांकी भार कहते हैं। ये परिभाषा है, लेकिन परिभाषा यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। आप सीधा सीधी बात याद रखिए जो आपको उपयोग होने जा रहा है। 3 आपको बात उपयोग होगा तुल्यांकी भार को ज्ञात करने में। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तुल्यांकी भार जो निकालना होगा किसी भी आयन के लिए, तो आयन के लिए हम लोग कहते हैं तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान और बटा आवेश। ये हम लोग निकालते हैं आयन के लिए। किसी आयन के लिए अगर तुल्यांकी भार अगर निकालना हो तो तुल्यांकी भार का सीधा सीधी फॉर्मूला है कि पदार्थ का द्रव्यमान बटे आवेश, जितना आवेश आपको उसके ऊपर रहे प्लस या माइनस उससे भाग मार दीजिएगा, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। जैसे कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर, यहां देख लीजिए, पहले इसका निकाल लीजिए कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन का 12
ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 16 तिया 48 और 48 12 60 और इस पर 2 आवेश है तो 60 में 2 से भाग मार देंगे तो निकल जाएगा 30। तो इस प्रकार से यहां कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार हो जाएगा 30। अगर हम लोग को निकालना है सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो सल्फेट में देखिए ये आपका हो जाएगा सल्फर का 32। अगर आप निकालना चाहे सल्फेट आयन का तो सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 का 16, 16 32, 16 64 यहां पर हो जाएगा और ये आपको 96। अब 96 में अगर हम लोग भाग मार 2 से डिवाइड मार देंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा 49। किसी भी चीज में अगर हम लोगों को देखना, अगर मान लीजिए कि आप निकालना चाहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन का तुल्यांकी भार अगर निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का 16 और एक यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन का, यानी 16 1 17। तो आप यहां देख लीजिए 17/1 यानी डिवाइड मार करके हो जाएगा। तो याद सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि शब्द को देख करके एकदम परेशान हो जाए कि क्या है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी की संख्या कैसे निकलेगा। तो कुछ नहीं, ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला सीधा सीधी है W/E और W है पदार्थ का द्रव्यमान और बटा में यहाँ पे हो जाएगा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए पदार्थ के द्रव्यमान में आवेश से भाग मार देंगे तो हम लोग को तुल्यांकी भार निकल जाता है। इसी प्रकार से हम लोग किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं या क्षारक का भी तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो याद रखना कि अगर किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार, ध्यान देना यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर ले जाइएगा, अपना ना होगा तो इसको रोक करके हम आपको यहाँ दिखलाते हैं कि किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार अगर निकालना होगा तो हम लोग अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, अणु अगर है तो आणविक द्रव्यमान, परमाणु रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान बटा में हो जाएगा क्षारीयता, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी, अंग्रेजी में बेसिसिटी इसको कहते हैं। क्षारीयता अगर निकालना हो तो क्षारीयता को निकालने के लिए कुछ भी हम लोग को बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग अम्ल में देखते हैं कि कितना हाइड्रोजन आयन हटने योग्य है, जितना हाइड्रोजन आयन हटने योग्य होगा उससे भाग मार देंगे, हम लोगों को तुल्यांकी भार निकल जाएगा। जैसे अगर निकालते हैं HCl का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार HCl का तुल्यांकी भार अगर हम लोग निकालते हैं तो इसमें हाइड्रोजन 1 है और इसलिए इसकी क्षारीयता 1 होगी। बाकी आणविक द्रव्यमान 35.5 और एक ये हो गया यानी 36.5 बटा 1 यानी 36.5, ये निकल गया हम लोगों का तुल्यांकी भार। उसी प्रकार से अगर निकालते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो H2SO4 में आप इसको से यहां पर देखिएगा तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, पिछले क्लास में एक बच्चा पूछा था क्वेश्चन कमेंट में, उसका था कि सर आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत आसान होता, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहां ये जितने भी किसी भी अणु में जितने भी परमाणु होते हैं, प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान के योगफल को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान अगर 1 होता है तब 2 का हो गया 2। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32, तो ये हो गया +32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का हो जाएगा 64, यानी 16 चौके 64 और उसके बाद सबको अगर जोड़ देंगे तो 90।
तो कुल जो यहां पे आप देख रहे हो, इसका यहां आणविक द्रव्यमान हो गया 98। तो यहां अगर निकालना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार, तो आणविक द्रव्यमान यहां ले लेंगे 98, और इसमें हाइड्रोजन 2 है, यानी हटने योग्य हाइड्रोजन 2 है, अर्थात इसकी क्षारीयता 2 है, और जब क्षारीयता 2 है तो 2 से भाग मार देंगे, तो ये हम लोग को निकल जाएगा 49। ये है तुल्यांकी भार निकालने का नियम कि अम्ल में देखना कितना हाइड्रोजन है, वो जितना हाइड्रोजन रहेगा उतने से भाग मार देना। खाली 2 यौगिक को ध्यान में रखना। हम लोग डील किए हैं पहले भी कि एक है H3PO4 और दूसरा है H3PO3 और इसमें है H3PO2। इसमें याद रखना, यदि क्षारीयता की बात किया जाएगा तो सिर्फ ये हम लोगों के लिए यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें है तो 3, तो ये क्षारीयता 3 है, लेकिन यहां 3 होने के बाद 2 और इसमें 1। इसको छोड़ के आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, बाकी यहां पे देखना कि जितना हाइड्रोजन रहेगा अम्ल में उससे डिवाइड मार देंगे, हम लोग को तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार इस प्रकार से निकालेंगे। अब अगर किसी क्षारक का निकालना है, क्षार का तुल्यांकी भार अगर निकालना, तो क्षार का तुल्यांकी भार हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे ये देख लेते हैं। क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा आणविक द्रव्यमान बटा अम्लीयता। अम्लीयता कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन को, यानी अम्लीयता बराबर जो होता है वो हटने योग्य हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब ये दूसरी तरह से कह सकते हैं कि क्षारक में जितना हाइड्रोक्साइड आयन होता है वह हाइड्रोक्साइड आयन ही कहलाता है अम्लीयता। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान इसको अगर हम लोग देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान में ये 23, ये 16 प्लस 1 बराबर 40, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1, यानी तुल्यांकी भार हो जाएगा 40। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप निकालना चाहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार अगर निकालना चाहते हैं, तो जितना इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान है उसको आप 2 से यहाँ पर भाग मार दीजिए, तो ये आपको निकल जाएगा। मान लीजिए कि पूरे यौगिक का आणविक द्रव्यमान अगर m है और ये अगर 2 है, तो 2 से भाग मार देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों को तुल्यांकी। मोललता और मोल प्रभार एकदम सिंपल इसलिए हम लोगों के लिए था क्योंकि सभी कुछ हम लोग नोन था, हम लोग पढ़ चुके थे। नॉर्मलता में आपके लिए एक नया चीज आ गया। नई चीज इसमें क्या चीज है? तुल्यांकी भार या ग्राम तुल्यांकी संख्या। और उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आपको आने की जरूरत नहीं कि नया चीज आ गया अब कैसे होगा, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। आप केवल ध्यान से इस बात को समझिए। कहता है कि तुल्यांकी भार अगर निकालते हैं किसी भी आयन, 3 तरह से आपको निकालना है तुल्यांकी भार की गणना अगर करना, तुल्यांकी भार की गणना अगर करना है, तुल्यांकी भार की गणना जो हम लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित हो सकता है, यानी इसमें हम लोग यदि बात नॉर्मलता से अगर बात करते हैं तो नॉर्मलता में हम लोगों के पास 3 तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तुल्यांकी भार निकालना हो आयन के लिए तो कैसे निकालेंगे? तो जितना भी आयन का यहाँ पे आणविक द्रव्यमान होगा उसको हम लोग उस पर आवेश से भाग मार देंगे, निकल जाएगा तुल्यांकी भार। आसान बात है, जैसे इसका होता है 62 से भाग मार देंगे 30 आ जाएगा।
यहाँ होता है 96, 2 से भाग मार देंगे 49 आ गया। यहाँ पे 17 1 से भाग, यानी जितना उसके ऊपर किसी आयन पे आवेश होता है उसके फॉर्मूला के द्रव्यमान पे अगर हम लोग उसके आयन से भाग मार देंगे तुल्यांकी भार निकल जाएगा। नंबर 2, अम्ल का तुल्यांकी भार अगर निकालना, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान बटे क्षारीयता, क्षारीयता कहते हैं कि कितना उसमें हटने योग्य हाइड्रोजन आयन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को हम लोग कहते हैं क्षारीयता। यहाँ 1 हाइड्रोजन था तो 1 से भाग मारा गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ 2 से भाग मारा गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 से भाग मारा जाएगा। जितने रिप्लेसेबल हटने योग्य हाइड्रोजन होगा जिसको हम लोग क्षारीयता कहते हैं, उसी से अम्ल का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। यहां देखिए तीसरा नंबर में क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार अगर निकालना हो तो आणविक द्रव्यमान बटे में अम्लीयता। अम्लीयता क्या है? तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कितने हाइड्रोक्साइड आयन हटने योग्य है। हटने योग्य हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग अम्लीयता कहते हैं। ये सामान्य रूप से अगर किसी पर्टिकुलर यौगिक को अगर देखिएगा तो बिना किसी अपवाद के आप देख लेना कि जितना उसके अंदर OH होगा वही उसका अम्लीयता होगा, भाग मार दीजिएगा तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो ये 3 ही हम लोग को उपयोग होना, यहां पर भी उपयोग करते हैं और आगे आपको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे फिजिकल के चैप्टर में तो वहां भी ये आएगा। इसलिए तुल्यांकी भार को ध्यान से समझ लीजिए कि तुल्यांकी भार निकालने का 3 नियम है। आयन का निकालेंगे तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे आवेश, उदाहरण आपके सामने है। अम्ल का तुल्यांकी भार अगर निकालेंगे तो आणविक द्रव्यमान बटे क्षारीयता, उदाहरण आपके सामने है। उसी तरह से अगर क्षार का निकालेंगे तो आणविक द्रव्यमान बटे अम्लीयता। इस प्रकार से हम लोग तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। और जब तुल्यांकी भार निकल जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान और बटा में हो जाएगा तुल्यांकी भार। और इस प्रकार से ग्राम तुल्यांक की संख्या अगर यहाँ देखें तो ये Ne होता है, Ne बराबर W बटा E। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मलता से संबंधित जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल बात है वो आपको बोर्ड पर है, इसी बात को समझना। यदि आप इतने बात को समझ जाते हैं तो आपको फिर आगे किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जितना आवेश है उससे भाग मार दिया गया, या यहाँ पे क्षारीयता को लेते हैं या यहाँ पे अम्लीयता को लेते हैं, इसको वैलेंसी फैक्टर कहते हैं, संयोजकता गुणांक, और उसी से अगर भाग मार देते हैं परमाणु द्रव्यमान में तो ऐसा करने से हम लोगों को नॉर्मलता मिल जाता है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और आगे इससे संबंधित एक बात और आपको सिखाएं जो सामान्य रूप से बच्चों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है ना पढ़ने के कारण, लेकिन जब पढ़ जाते हैं तो आपके लिए भी आसान हो जाता है। अगर आपको किसी विलयन को अगर आप देखते हैं, कोई भी विलयन अगर आप लेते हैं और यदि आपको दिया हुआ रहता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन, कहीं पे अगर दिया हुआ रहे कि आपका विलयन जो दिया हुआ रहे वो रहता है नॉर्मल सॉल्यूशन या नॉर्मल विलयन अगर बात करते हैं, तो नॉर्मल विलयन अगर होगा तो इसका मतलब हम लोग यहां पर लिखते हैं एन, इस तरह से सूचित किया था नॉर्मल विलयन। नॉर्मल विलयन एन, और एन का मतलब ये हो गया कि इसका जो नॉर्मलता हो जाएगा वो नॉर्मलता 1 हो जाएगा। जिस विलयन का नॉर्मलता 1 होता है उसे हम लोग नॉर्मल विलयन कहते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको दिया हुआ रहे कि
आपको यहां पर डेसी नॉर्मल विलियन, तो ये आपको दिया हुआ रहेगा n/10, और ऐसा होने पर नॉर्मलता इसका 1/10 यानी 0.1। अगर दिया हुआ रहे सेंटी नॉर्मल, विलियन अगर यहां पर दिया हुआ रहे तो ये हो जाएगा n/100, और ये जो n/100 है इसका मतलब ये हुआ कि विलियन का नॉर्मलता 1/100 दिया हुआ है यानी 0.01। तो नॉर्मलता अगर 1/10 है तो डेसी नॉर्मल, अगर 1/100 है तो सेंटी नॉर्मल। इसी तरह से जो भी आपका दिया हुआ है सेमी अगर कहता है तो सेमी मतलब होता है हाफ, सेमी नॉर्मल यानी 1/2। तो इस तरह से आपको कहीं पर लिखा, मोलरता से भी अगर रहेगा, अगर मान लीजिए कि मोलरता में हम लोग देखते हैं मोलर, तब मोलर मतलब हो जाएगा, मोलर विलियन मतलब एम, डेसी मोलर यानी m/10। जैसे अगर लिखा हो रहा है सिर्फ के हाँ विलियन है उसमें एम दिया हुआ है तो मोलर विलियन, मोलर विलियन अगर दिया रहे m/10 तो डेसी मोलर, डेसी मोलर विलियन। अगर दिया हुआ रहे m/100 तो सेंटी मोलर, मोलर विलियन। अब अगर इसमें है तो आप इसके अनुसार आप देखिएगा, यहां निकलेगा मोलरता, वहां नॉर्मलता निकलता था, यहां मोलरता 1 हो जाएगा, यहां मोलरता आपका 1/10 हो जाएगा, यहां मोलरता आपको 1/100 हो जाएगा। इस प्रकार से किताब में, बुक्स में आप देखिएगा, एनसीईआरटी में भी और दूसरे जो बुक्स हैं उसमें भी हम लोगों को इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि कहीं पर भी अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है तो नॉर्मलिटीज 1 है, यही नॉर्मलता 1। डेसी नॉर्मल अगर है तो 1/10 यानी n/10। अगर सेंटी अगर दिया हुआ है तो n/100, तो n/110 का मतलब है कि नॉर्मलता 1/10, n/100 का मतलब है कि नॉर्मलता 1/100, और अगर केवल n अगर दिया हुआ है तो नॉर्मलता 1। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई विलियन कहता है कि मोलर विलियन है यानी मोलरता 1, और यदि दिया रहे m/10 यानी डेसी मोलर तो मोलरता 1/10 मान है, और अगर दिया रहे सेंटी मोलर तो यहाँ पर 1/100 है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी चीज को, विलियन को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर किसी विलियन का सांद्रण हम लोग को मालूम है, और जब सांद्रण अगर मालूम होता है तो उस विलियन को हम लोग इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और उस विलियन को व्यक्त करने की एक विधि हम लोग को ये बनता है कि नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को दिखलाते हैं। ये है हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन। अब आइए इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपका थ्योरी कितना बढ़िया से पढ़ा हो। यदि आप थ्योरी को खूब बढ़िया से समझते हैं, फॉर्मूला को यदि अच्छे से याद रखते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाना कठिन नहीं होता। हाँ, यदि आप रट्टा मार गए, आपको पता ही नहीं चले कि हम क्या पढ़े हैं, तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल बनाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूलाज को ध्यान रखें, ध्यान में रखें। आज हम लोग फॉर्मूला पढ़े नॉर्मलता। नॉर्मलता में आपको बताया कि W/E होता है गुना 1000 और बटा में V, और ये V होना चाहिए ml में। एक फॉर्मूला आज हम लोग पढ़े। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे मोलरता। मोलरता से संबंधित W/M गुना 1000 और बटा में V, और ये भी होना चाहिए ml में। इसी प्रकार से आपको एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे मोललता, और मोललता बराबर W/M गुना 1000
अब बटा में W, और ये होना चाहिए ग्राम में। एक हम लोग पढ़े थे यहां पर मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज से रिलेटेड आपको बात बताए थे कि ये जो होगा वो N/N+N। अगर विलेय का मोल प्रभाज है तो छोटा वाला n ऊपर रहेगा, अगर विलायक का मोल प्रभाज है तो ये हम लोगों का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नंबर 2 की फॉर्मूला में कौन सी राशि किस चीज को सूचित करता है ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मलता अगर है तो W विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है और E तुल्यांकी भार है, V विलयन का आयतन है, विलेय और विलायक का नहीं, विलयन का आयतन है। मोलरता में W विलेय का द्रव्यमान, M विलेय का परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, ये लिखा हुआ पिछला वाला वीडियो अगर आप देखिएगा उसमें सब दिया हुआ। VmL मतलब विलयन का आयतन, यहां भी विलयन का आयतन। मोलरता में थोड़ा अंतर है, यहां तो ठीक है ये विलेय का द्रव्यमान, विलेय का परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, लेकिन ये जो W है, ये W यहां पर जो दिया गया है वो विलायक का द्रव्यमान है, वो भी दिया होना चाहिए ग्राम में, बाकी मोल पर। अब आइए इतना समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहां पे, प्रश्न है 500 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला हुआ है। तो इस विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें। नॉर्मलता, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान मान लीजिए कि हम लोग को दिया हुआ है, आणविक द्रव्यमान बराबर 98, ये दिया हुआ क्वेश्चन। नॉर्मलता पे आधारित सिंपल सा क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है में क्या है, 50 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन, मतलब विलयन का आयतन दिया हुआ। हम लोगों को इस क्वेश्चन में विलयन का आयतन दिया हुआ है और ये है 500 मिलीलीटर। एकदम साफ इसी तरह से हम लोग के क्वेश्चंस में आराम से पढ़िएगा, सब कुछ आपको निकलता चला जाएगा। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी विलेय पदार्थ और विलेय का द्रव्यमान हम लोगों को दे दिया। विलेय का द्रव्यमान हम लोगों के पास है 4.9 ग्राम यहां पर दे दिया। कहता है घुला हुआ, अच्छा इसमें यह भी दिया हुआ कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान हम लोगों को दिया हुआ। विलेय का आणविक द्रव्यमान अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 98। कहता है कि विलयन का नॉर्मलता क्या हो सकता है, नॉर्मलता ज्ञात करिए। नॉर्मलता यानी N बराबर वाट। साफ साफ लिख रहा है कि इस विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें, यानी ये फॉर्मूला हम लोगों को लगना है। इस फॉर्मूला के अनुसार यदि आप देखें तो W विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हम लोग को दिया हुआ है 4.9 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है, ml में विलयन का आयतन दिया हुआ 500, दो चीज दिया हुआ।
तीसरा यहां पर तुल्यांकी भार निकालना है जो दिया हुआ नहीं है। अब टेक्निक यहां पे काम करेगा, आपका दिमाग यहां पे काम करेगा। पुट वैल्यू गेट रिजल्ट नहीं है, अभी जो आप इससे पहले समझे थे उसी का हम लोग को उपयोग करना। जैसे हम लोग अगर निकालना चाहें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार, अब देखिए आपको याद होगा, अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट कुछ देर पहले कि किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे क्षारीयता, और क्षारीयता कहते हैं जितना उसके अंदर हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, तो 2 हाइड्रोजन इसके अंदर है जो वहां पर रिप्लेस करना। तो यहां देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में तुल्यांकी भार अगर देखा जाए तो ये आपका यहां पर 98 और यहां 2 हाइड्रोजन हटने योग्य है, तो इसलिए 2 से यहां भाग मार देंगे 49 आ गया तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, ये भी हम लोग को यहां पर मिल गया। अब देखिए सारे चीज क्लियर हो गया यहां पे कि अगर हम लोग नॉर्मलता अगर निकालना चाहते हैं तो नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा W/E गुना 1000 और बटा में हो जाएगा V, यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि W बटा यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों का 40, W का भी वैल्यू हम लोग के पास मालूम है 4.9, 49 गुने 1000 बटा में हो जाएगा 500। डेसिमल यहां से अगर हटाएंगे तो डेसिमल हटाने के बाद 10 हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी आपका हो जाएगा 2/10 0.2, और यूनिट में इसको लिखेंगे n से नॉर्मल। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं है, सब कुछ साफ साफ ऐसे ही दिया हुआ रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, वो है तुल्यांकी भार के ऊपर, और तुल्यांकी भार का जो 3 नियम आपको बताए हैं उसी में से सब आएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन आपको आने नहीं जा रहा है। आप एकदम इत्मीनान रहें, आपका क्वेश्चन इसी पे बेस्ट रहेगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को बनता है। तो ये यहाँ पे नॉर्मलता पे आधारित क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में जो हम आपको पढ़ाए थे उस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको दिए थे, हम फिर से उसको रिपीट कराते हैं कुछ क्वेश्चन देकर, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आप किसी भी बुक का अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बनाना आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे कि किसी विलियन के 250 मिलीलीटर में मिथाइल अल्कोहल के 8 ग्राम घुला हुआ है, तो इस विलियन का मोलरता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम लोग के पास है। फिर हम लोग अगर यहां देखें कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या हम लोग को निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये हम लोग को दिमाग में रखना है।
दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि क्या क्या चीज हम लोग को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, विलियन के 250 मिलीलीटर में, मतलब क्या हुआ, विलियन का आयतन दिया हुआ है जी, विलियन का आयतन हम लोगों के पास दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। इसमें घुला हुआ है मिथाइल अल्कोहल के 8 ग्राम, यानी विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, और विलेय का द्रव्यमान हम लोग के पास दिया हुआ है 8 ग्राम, ये भी दिया हुआ है। विलेय पदार्थ के रूप में हम लोग के पास मिथाइल अल्कोहल है, और मिथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान अगर निकाले तो ये हो जाएगा 12, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 16, यानी 12 4 16, 16 16 यानी हो जाएगा 32, यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 32। निकालना क्या है हम लोग को इस क्वेश्चन में, मोलरता निकालना है कि मोलरता का वैल्यू क्या हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि W, ये जो विलियन का आयतन जो दिया हुआ V, ये हम लोग को दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान यानी W दिया हुआ है, और आणविक द्रव्यमान अगर देखें तो ये हम लोग को दिया हुआ। अब सोचिए V मोलरता के अनुसार V दिया हुआ, W दिया हुआ, M दिया हुआ, मोलरता निकल जाएगा। यानी हम लोग निकाल सकते हैं कि मोलरता M बराबर हो जाएगा W बटा M गुना 1000, और बटा में हो जाएगा V। W यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि W का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 8, और ये हो जाएगा 32 गुना 1000, और ये आपका हो जाएगा 250। ये हम लोग का मोलरता के लिए मान हो गया। यहाँ काटेंगे तो 8 चौके 32, और ये 4 बार में कट गया, यानी 4 से 4 ये भी कैंसिल, 1 हो जाएगा, यानी मोलरता इसका 1 हो गया। तो ये मोलर सॉल्यूशन हो गया, यानी वैसा विलयन जिसका मोलरता 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं मोलर विलयन। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर ये बनता है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां देखिए, क्वेश्चन यहां पे है, यूरिया के 500 ml M/10 विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करें। आवश्यक मात्रा की गणना करें। यूरिया का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 60। ये क्वेश्चन हम लोग के पास है। फिर हम लोग यहां देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और तब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये हम लोग यहां पर सोचेंगे। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि क्या चीज दिया हुआ, तो दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग देखें तो विलियन का आयतन दिया हुआ, विलियन का आयतन दिया हुआ है 500 ml। अब आपको याद होगा कि हम बताएं कि M/10 यानी मोलरता 10, M/100 यानी मोलरता 100, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यानी दिया हुआ है इसमें मोलरता का मान, मोलरता दिया हुआ 1/10। पूछ रहा है कि यूरिया के कितने मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी विलेय का द्रव्यमान हम लोग को निकालना है। विलेय का द्रव्यमान ये हम लोग को निकालना है, ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे विलेय का आणविक द्रव्यमान हम लोगों को दिया हुआ है,
विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 60। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर W/M गुना 1000 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा MV हो जाएगा। तो यहाँ W का मान हम लोग को निकालना है, X ये दिया हुआ है 60 गुना 1000, अब बटा में यहाँ V का मान भी हम लोग को मालूम है कि V का मान हम लोग को दिया हो गया 500। ये हम लोग को मोलरता का मान मालूम है 1/10। क्वेश्चन अब हम लोग को बन जाएगा, ये 5 दो टाइम्स में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 से यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, यानी हम लोग देख लेंगे तो 3 ग्राम यूरिया की जरूरत होगा हम लोगों को इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, यानी इस विलयन को तैयार करने के लिए हम लोगों को 3 ग्राम यूरिया की आवश्यकता हो सकती है। 3 ग्राम यूरिया अगर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर बन जाएगा, ये हम लोगों को यहाँ पर बनाने का एक तरीका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाए, और भी है एनसीईआरटी की भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम आपको कल की क्लास में उसको आपको और बनाएंगे। पहले आप इससे पहले वाला वीडियो एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद आज का वीडियो देख लेंगे। पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल बनाए थे उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आज जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप बुक का बनाइएगा तो आपको बनने लगेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फिर एक बार आपको हम बोलते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई भी बात अगर हो, कमेंट में उसको डालिए, हम उसको पढ़ करके अगले क्लास में इंटरटेन करेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई भी समस्या ना बने और हर समस्या हम लोग का सॉल्व हो जाए। और अब हम कोशिश यही करेंगे कि अब रेगुलर आपका वीडियो डालेंगे, इसलिए जो भी बच्चे हैं उनको अपना बता दीजिए कि अपना उसको रेगुलरली वहाँ पर देख लें। ऐसे तो थोड़ा संभल के भी रहना है, आप लोगों को भी घर में ही बंद रहिए, जैसा लॉकडाउन के नियम है उस नियम का पालन करिए, क्योंकि दुर्भाग्य से अब देखे हैं पेपर में आया भी है कि मसौढ़ी में भी कोरोना का केस आ गया है और एक बहुत हाईली इन्फेक्टियस डिजीज है। अपने भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, इसलिए प्रायोरिटी में सबसे पहले ये रखना है कि हम लोगों को कोरोना से हर हालत में बचना है, समाज को भी बचाना है, आस पड़ोस के लोगों को भी बचाना है, अपने आप को भी बच के रहना। एक बात और जो आप लोगों के अंदर बड़ी बुरी आदत है, हम क्लास में भी आप लोगों को विशेष रूप से मसौढ़ी और जहानाबाद के बच्चों को बोलते रहते हैं कि आप लोग भोजन पे ध्यान नहीं देते, 12 बजे तक 2 बजे रात तक जो है खाली पेट रहते हैं। कोरोना से अगर बचना है तो संतुलित आहार रेगुलरली समय से खाइए, ताकि बॉडी मजबूत रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो वहाँ पे कोरोना का ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए खान पान पर भी बढ़िया से ध्यान दें और साफ़ सफाई पर ध्यान दें, एक दूसरे से अपना दूरी बना करके रहें। बाहर निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए, बाहर से जब आइए तो हमेशा साबुन से हाथ बढ़िया से एकदम पूरी तरह से अपना 20 सेकेंड तक अपना साबुन से अपना धो लें, वायरस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, संभल करके काम करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा हालात अभी अच्छे नहीं हैं और इस सिचुएशन में हम कोई भी काम अगर करें तो संभल के करें, क्योंकि संभलना ही बचाव है। क्योंकि एक बार जब बीमारी हो जाएगा तो ना आपके हाथ में रहेगा और ना डॉक्टर के हाथ में रहेगा, फिर बस बैठ के इंतज़ार कीजिए कि मे और मे नॉट। हो भी सकता है कि वो जीवित रह जाए, नहीं भी हो सकता। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ कोई यंग है तो उन यंग को जो है प्रभाव नहीं डालेगा। बहुत सारे ऐसे देखे गए, इवन कि डॉक्टर्स में देखा गया कि यंग डॉक्टर हैं और उनको कोरोना से डेथ हो गया। दूसरे देश वगैरह में भी ये सारा समाचार आ रहा। तो ये नहीं तब अपने आप को बेफिक्र हो जाना है कि हम जवान आदमी हैं तो हमको नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हाँ जवान है वो हो गया तो आप एकदम 100% ठीक ही हो जाए, ऐसा भी नहीं। इसलिए बच के रहना है, एनी हो, इसका बचाव ही इलाज है। बच जाइएगा, ठीक रहिएगा। तो हो जाने के बाद ना आपके हाथ में कुछ बचेगा ना डॉक्टर के हाथ में, बस वेट एंड वॉच का कंडीशन रहेगा। लोग बैठ कर ही देखेंगे कि क्या इनके अंदर रिकवरी होती है। अगर आपके अंदर रिकवरी हो गया, भाग्यशाली है, अगर नहीं है तो फिर सब लोग दुख में रहेंगे, आप भी और आपके परिवार में। यही है, इस तरह के प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बचा करके रखना है, दूसरे से भी। कोई भी लोग अगर बाहर से आए तो उसकी सूचना स्वास्थ्य केंद्र को जा करके दे देना है।
ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उनके ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि और ज़्यादा सेफ वहाँ पे रखा जाता है। क्वारंटीन सेंटर में ऐसा नहीं है कि हाँ किसी प्रकार का वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, बल्कि घर में जो चीज़ नहीं प्रोवाइड होता है वो चीज़ कोशिश किया जाता है कि वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए और मरीज को ऐसा व्यवस्था दिया जाए ताकि उनके अंदर डिजीज से रिकवरी करने की चांसेस ज़्यादा हो जाए। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपना जाएंगे 14 दिन के बाद घूम करके वापस आ जाएंगे। तो ये है आज भर के लिए, बाकी हम लोग